स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसएक्स का आने वाले प्लान्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इनका एम क्या है, कि मतलब प्लान तो छोड़िए, प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन एम क्या है, करना क्या चाहते हैं। तो हिसाब ये है कि ऑर्बिटल हाइट ये पहुंचना चाहते हैं 2022 से पहले, यानी कि ये साल के अंत होते होते तक ये ऑर्बिटल ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। ये बात जरूर समझिए, ऑर्बिट नहीं करेंगे अभी, और बहुत कम चांसेस है कि शायद कर पाए, मतलब डिपेंडिंग अच्छे टेस्ट होने लगेंगे तो शायद कर लें। लेकिन अभी ये ऑर्बिट नहीं करेंगे, अभी ये आईसीवीएम वाली ट्रेजेक्ट्री पे चलेंगे, यानी कि ऊपर जाना है और नीचे आ जाना है, ब्लिस्टिक ट्रेजेक्ट्री जिसे कहते हैं। और इसमें ये दो चीज़ मेन होगा टेस्टिंग। पहला होगा टेक ऑफ। तो आप कहेंगे स्टारशिप तो बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर चुका है, ये भी बात टेक ऑफ में दिक्कत नहीं हुआ। बात है स्टारशिप का टेक ऑफ नहीं टेस्ट करना है, इनको टेस्ट करना है कि इनका बूस्टर टेक ऑफ कर पाता है कि नहीं उतना लोड के साथ। तो वो इनका मेन होगा। और दूसरा जो मेन समस्या है कि इनका हीट शील्ड जो है, क्या वो काम कर पाता है कि नहीं री एंट्री के दरमियान। हिसाब ये समझिए, स्पेस शटल का हीट शील्ड तगड़ा था, काम करता था, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं था कि मैजिक मटेरियल से बनाया था। बात तक उसके लिए हर एक पीस स्पेसिफिकली बनाया जाता था, यानी कि ये पीस ये विंग में यहाँ पे लगेगा तो वो वहीं लगता था। और उसका मतलब हर समझिए एक्यूरेसी जो थी हर पीस के लिए, मतलब समझिए एकदम यूनिक होता था कि ये पीस यहीं लगेगा, जैसा पजल पीस होता है। और वहीं आप स्पेस एक्स का देखेंगे तो ये हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन का फायदा है कि ये मास प्रोड्यूस आसानी से किया जा सकता है। तो नासा ऐसा क्यों नहीं किया, इसमें रिस्क होता है कि आपका प्लाज्मा जो हॉट प्लाज्मा जो है गैप में अंदर घुस सकता है। तो ये टेस्ट करके ही इनको पता चलेगा कि ये एक्चुअली काम करता है कि नहीं करता है। तो ये हो गया। और ये समझ लिए लैंडिंग नहीं होने वाली, मतलब लैंड करने की कोशिश करेगा, पूरा फ्यूल मतलब लैंडिंग बर्न सब होगा, लेकिन ये समुद्र में करने वाले हैं। और ड्रोन शिप नहीं रहेगा इसको कैच करने के लिए, सीधे समुद्र में गिरा देना है। जैसे कि बूस्टर का जब रिकवरी लैंडिंग ट्राई कर रहे थे तो शुरू शुरू में ऐसे ही होता था। तो वो करेंगे। और तो मतलब रफली ये समझिए कि बूस्टर का पहला टेस्ट सबसे जल्दी होने वाला है, और हीट शील्ड का एक्चुअल हकीकत वाला टेस्टिंग। क्योंकि ये अभी तक जितने हीट शील्ड की टेस्टिंग हो रही थी उसमें दो तीन चीज़ टेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहला कि क्या वो हीट शील्ड टिका रहेगा, क्योंकि जिनको याद होगा स्पेस शटल का पहला जो मतलब हीट शील्ड था उसमें ये साइड इफेक्ट था कि उसको प्लेन से मतलब ड्रॉप किया गया, उसी में आधा से ज़्यादा हीट शील्ड उखड़ गया। तो कारण ये समझिए कि उनका जो मतलब ग्लू सिस्टम था उतना स्ट्रांग नहीं था। तो यहाँ स्पेस एक्स दोबारा वो गलती नहीं कर रहा है, टेस्टिंग कर ले रहा है कि भैया फिजिकली स्ट्रांग है कि नहीं। तो वो तो हो गया, वो काम बम बम। अब बस देखना है कि गर्मी बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं। अब बात करते हैं इनका पाइपलाइन जो चल रहा है। तो यहाँ पे समझिए कि स्पेसएक्स अभी जो है काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि किस मॉडल पे काम कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या एम है। क्योंकि इलोन मस्क का ट्वीट आप देखेंगे तो 6 बार बदलता रहता है। जैसे ये एक बार होगा SN15 को दोबारा उड़ाया जाएगा, एक होगा अब वो ऐसा नहीं होने वाला, फिर SN16 को उड़ाया जाएगा, नहीं SN17 को हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ हो रहा है, और टाइट लिप्ट होने के कारण ये समझिए कि इन्फॉर्मेशन अभी अच्छे से नहीं आ रही है। और प्लान्स इनका बहुत डायनेमिक है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग चाह नहीं रहे शेयर करना। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं SN15 हुआ, 14 कहाँ था, 13 कहाँ था। तो हिसाब वही रखता है कि ये लोग बना रहे हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ बड़ा सा अगर चेंज आता है कि अरे यार ये जो जिस तरीके से हम लोग बना रहे थे, पैरेलल डेवलपमेंट करने का ये एक साइड इफेक्ट होता है कि वेस्टेज ज़्यादा होता है। आप बना रहे थे वो सबको दोबारा स्क्रैप किया गया, फिर से काम करो। तो ऐसे ऐसे करके कई बार हो सकता है कि मतलब जिसको हम लोग मान रहे, जैसे मान लीजिए SN20 मान के चला जा रहा है कि जो ऑर्बिट का हाइट पहुंचेगा, हो सकता है उससे पहले वाले पहुंच जाए या उसके बाद वाला पहुंचे। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ अभी समझिए फिक्स नहीं है, डायनेमिक बहुत है। अभी जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ आ रहा है कि जो स्पेस एक्स बूस्टर बनाएगा वो बूस्टर में ऑक्सीडाइजर और मीथेन का जो टैंक होगा वो भी स्विच कर दे रहे हैं, यानी एक को ऊपर एक को नीचे कर दे रहे हैं। और ये सब चीज़ कभी भी कोई भी नॉर्मल जितनी स्पेस कंपनी कभी नहीं छेड़ती है। डिज़ाइन हो गया उसके बाद उसमें छेड़खानी नहीं की जाती है। स्पेस एक्स हर चीज़ में छेड़खानी कर रहा है, तो साइड इफेक्ट की चीज़ कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। और इनका अभी टारगेट है कि थोड़ा सा मतलब इन्होंने ग्रोथ किया है कि बूस्टर में अब ये अप टू 32 इंजन जाने का कोशिश करेंगे। कि 32 इंजन बहुत ज़्यादा होता है। और 32 इंजन से फ़ायदा, आप बोलेंगे अगर फ्यूल टैंक नहीं बढ़ाकर तो 32 इंजन डालने से फ़ायदा क्या हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि ये ज़्यादा स्पीड से फ्यूल जला पाएंगे। उससे मतलब जो मतलब कन्वर्शन इफिशियंसी है, यानी कि आपके पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी बदलना चाह रहे हैं, आपका वेलोसिटी बदलना चाह रहे हैं। अगर आप फ्यूल बहुत जल्दी जला पाते हैं तो ये करना आसान हो जाता है। इसीलिए अगर एक दो इंजन एक्स्ट्रा डाल के ये करना में आसानी होता है, तो ये एक्चुअली इफिशियंसी इनकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये इंजन के नंबर बढ़ाने पे है। और 6 जो होगा, मतलब इनका मेन टारगेट है कि 6 इंजन होने वाला है स्टारशिप में, जिसमें 3 होगा नॉर्मल जो सी लेवल का जो ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है, और 3 और होगा जो मतलब वैक्यूम ऑप्टिमाइज होगा। और बहुत सारा चीज़ चेंज होने वाला है। तो एम जो है इनका अभी कि ऑर्बिट जाना है, वो अभी है कि सिर्फ ऑर्बिट ऊंचाई पे जाना है। हो सकता है कि इनका सारा टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए तो ये हो जाए कि अरे ठीक है ऑर्बिट जा ही रहे तो एक बार ऑर्बिट भी कर लेते हैं, 2-3 बार ऑर्बिट कर लेते हैं, पूरा स्पेस डायनेमिक टेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ बदल भी सकता है। इसलिए इनके पाइपलाइन पे या रूमर्स पे या उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत बदलता है।
अब बात करते हैं जो सबसे मसालेदार टॉपिक है कि सस्पेंड कर दिया गया है स्पेस एक्स को। तो हुआ क्या, हिसाब ये था कि नासा के पास मतलब गवर्नमेंट ने बोला भैया हमें चांद पे ले जाओ। तो नासा ने बोला ठीक है हमें पैसा दो, और जिस टाइम नासा बोला कांग्रेस से कि हमें पैसा दो, उस टाइम नासा ने अपना एक बिडिंग वॉर स्टार्ट करवा दिया कि ठीक है आप लोग बिड कीजिए, मतलब जितने आप लोग में से चूसा है हम कोशिश करेंगे दो ठो को चुनने का, ये हमारा बजट है। तो वो तो बजटिंग स्टार्ट हो रहा था जिस टाइम मतलब ये बिडिंग वॉर स्टार्ट हो गया। डायनेटिक्स, स्पेस एक्स और नेशनल टीम का लीडर ब्लू ओरिजिन है। तो ये सब में ये लोग अपना काम करने पे लग गए, लेकिन उसी दरमियान कांग्रेस ने बोला कि भैया आप जो बजट मांग रहे हो वो हम नहीं दे सकते, हम बजट आधा कर देंगे। तो जब ये नया बजट आया तो उस दरमियान नासा अपना पुराना जो मतलब ये था वर्ड ऑफ माउथ था वो ब्रेक कर दिया। उसका वर्ड ऑफ माउथ था कि भैया हम दो को रखेंगे और एक को ही रखा स्पेस एक्स को। और कारण सीधा सीधा था कि इनका बजटिंग जो था इतना कम पड़ गया, मतलब मांगे ये मान लिया लगभग कहा जा रहा था $10 बिलियन मांग रहे थे, 3-4 बिलियन मांगा, उस बजट में सिर्फ स्पेस एक्स फिट हो रहा था। तो हिसाब ये किया गया कि नासा ने स्पेस एक्स को चूज कर लिया। अब बात है, ये बात हजम नहीं हुआ नेशनल टीम को ना ही डायनेटिक्स को, कि आप जब मुंह खोल के बोल रहे हैं कि हम दो ठो को रखेंगे और आप सिर्फ एक ठो को ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ब्लू ओरिजिन ने कंप्लेन फाइल किया है। अब अपने नासा के अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन फाइल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, GAO जो होता है, इनका काम होता है अकाउंटेबिलिटी को चेक करना, कि मतलब अगर गवर्नमेंट बस मुंह दिखाकर लूट रहे हैं तो वो उन लोग को संभालने के लिए कोर्ट है स्पेसिफिकली बना हुआ, तो उसमें कंप्लेन फायर किया गया। अब बात बनते है क्या ऐसा करना चाहिए, नासा को दो सिस्टम बनाना चाहिए? हर मामले में हर हिसाब में ये जवाब एकदम सही है, हमेशा दो होना चाहिए। कारण है उससे सेफ्टी होता है, क्योंकि समझिए स्पेस शटल में और ये स्टारशिप में दोनों में एक चीज़ बहुत खतरनाक तरीके से सिमिलर है, दोनों में इमरजेंसी स्केप सिस्टम नहीं है, यानी कि कुछ भी बूम होने पे एस्ट्रोनॉट सीधे बूम हो जाएंगे। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। और कभी भी भविष्य में कौन सा डिज़ाइन फेलियर निकल जाए या कब सा कोई क्रिपलिंग एरर आ जाए ये किसी को नहीं पता चलता है, हमेशा होता है, प्लेन्स के साथ होता है। मतलब समझिए जंबो जेट रिसेंटली मतलब ये बोइंग के प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ गया, तो बहुत बड़ा चीज़ मतलब फुस हो जाता है प्रोडक्शन के बाद। तो इसीलिए हमेशा 2-3 औजार रहें तो ही आप सुरक्षित हैं। तो सेफ्टी और रिडंडेंसी के लिए ये हमेशा होना चाहिए कि नासा के पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, और नासा ये जानता था। इसीलिए देखिए जब से स्पेस शटल रिटायर किया गया हमेशा ये मल्टीपल ऑप्शन पे काम कर रहे हैं कि ड्रैगन से मेरा काम होगा, मैं ओरायन भी बनाऊंगा, और मैं मतलब ब्लू ओरिजिन का स्टारलिंक भी बनाऊंगा, स्टारशिप रहेगा ब्लू ओरिजिन का। हिसाब वही रहेगा कि हमेशा हर हालात में इनके पास बोइंग का जो स्टार लाइनर है वो एज ए बैकअप काम करेगा। हर हालत में इनके पास हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए, ताकि एक में गलती निकलने पर लटक ना जाए। तो वो ऑप्शन चांद पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप लैंड करते हैं और बाद में पता चलता है कि अरे इसमें कोई डिफेक्ट आ गया या कुछ डैमेज हो गया, माइक्रोमीटियोरॉइड से कुछ डैमेज हो जाता है, आप दूसरा रॉकेट तो भेज ही नहीं पाएंगे ना। तो इसी कारण से हमेशा दो होना चाहिए। और इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब चलिए गवर्नमेंट ने बजट काट दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी कि आसमान से पैसा ला रही है, और गवर्नमेंट के पास पैसा तो है नहीं, अमेरिका का गवर्नमेंट सीधे बैंकक्रप्ट है, नेगेटिव में चल रही है, मतलब कितना -$22 ट्रिलियन पे है। तो बहुत ज़्यादा उधारी तो उठा नहीं सकते। तो उस केसेस में क्या कर सकता है नासा? नासा का सबसे अच्छा ऑप्शन है शांति से लूनर गेटवे को ऊपर कर दो, लूनर गेटवे जितना बजट है स्वाहा कर दो, आराम से पैसा आ जाएगा इसके लिए। तो बात है कि लूनर गेटवे जो है एक बुरा आइडिया है, उसको कोई एस्ट्रोनॉट नहीं करना चाहता, कोई मिशन प्लानर उसको नहीं यूज़ करना चाहता, कोई भी जिनका काम है डेवलपमेंट पे स्टडी करना कि इंसान को आगे कैसे लेते हैं, वो इसको नहीं पसंद कर रहा। तो बात है नासा क्यों कर रहा है? नासा नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स इनको बोल रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ISS अब रिटायर होने वाला। तो आप ये समझिए कहने को ISS जो है बहुत सारे कंट्री मिलकर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें सिर्फ दो चीज़ है। उसमें है एक आपका हो जाता है रशिया और एक हो जाता है आपका USA। बाकी सब एड ऑन है, मतलब कि थोड़ा जोड़ रहा है, जैसे पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा जोड़ रहा है, पूरा का पूरा कनाडा थोड़ा सा जोड़ रहा है। तो इस कारण से अगर इतना बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, कि मतलब ISS खत्म हो जाता है, और ये सब कंट्री जो है जैसे कि ईसा हो जाए, आपका कनाडा हो जाए और आपका रशिया हो जाए, इन सब के पास खुद का इतना बजट नहीं है कि ये खुद से कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको चला सके। तो ये समझिए लूनर गेटवे एक तौर से ऐसा बनाया गया था कि ये लोग को जोड़े रहो। क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बात है कि USA के कहने पर चाइना को ब्लॉक किया गया है ISS पे आने से। तो अगर मान लीजिए ISS को रिटायर किया जाता है और USA कुछ उसका रिप्लेसमेंट नहीं डालता है वहाँ पे कि यहाँ पे अब आप लोग चले जाइए, वहाँ के केसेस में ऐसा हो सकता है कि चाइना बोलेगा अरे आप हमारे स्पेस स्टेशन में आ जाइए, धड़धड़ा के चाइना का स्पेस कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पॉलिटिक्स के कारण लूनर गेटवे को बनाया जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सही है लूनर बेस बनाने ला वो गेटवे से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा, बेस बनाने हो गया अगर एक्चुअल बेस,
तो इसी कारण से ये मतलब नासा के पास सबसे आसान ऑप्शन वही है कि भैया शांति से लूनर गेटवे को सैक्रिफाइस कर दो। और मतलब कोई नहीं जाना चाहता एस्ट्रोनॉट से, उनका हेल्थ खराब हो जाएगा वहाँ पे रहने में, क्योंकि पहली बात तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जो मतलब वीडियो कॉलिंग लोग परिवार के साथ करते हो साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल होगा। ऊपर से ये समझिए कि वहाँ रेडिएशन ज़्यादा है, ये मतलब ISS जो है वैन एल बेल्ट के अंदर है, तो रेडिएशन शील्डेड रहता है, मतलब धरती का मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोटेक्ट करा है। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चल जाए, मून के पास पहुंच जाए, तो हर तरफ से वो पकड़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या ये उनका सरफेस पे नहीं होगा? नहीं, सरफेस पे ऐसा इसलिए नहीं होगा कि सरफेस में मतलब समझिए धरती ये मतलब आप सेलेस्टियल स्फीयर लीजिए, वो 360 डिग्री में आपसे रेडिएशन मार रहा है। अगर आप चांद पे खड़े हो जाते हैं 50% तो सीधा ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे आपके चांद है, 100-150 किलोमीटर की मतलब जो रेगुलर है उससे नीचे कोई रेडिएशन नहीं जा सकता, और आपके नीचे पूरा चांद पड़ा हुआ है, तो 50% सीधे ब्लॉक हो जाता है रेडिएशन। तो इसीलिए हर कोई सेलेस्टियल बॉडी पे लैंड कर लेगा, सीधे अंतरिक्ष में रहना कोई नहीं पसंद करता है। इसीलिए तो पॉलिटिक्स को अगर हटा के ऐसा किया जाए कि भैया पॉलिटिक्स को हटाओ, हम लोग एक्चुअली कुछ प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो बहुत अच्छा चांस है नासा आराम से बोले भैया लूनर गेटवे आप छोड़ो, आप जितने हम लोग के मतलब जैसे हमारा कनाडा हो जाए, यूरोपियन यूनियन हो जाए, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, हम लोग मून बेस पे काम करते हैं। तो ये किया जा सकता है। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। अब बात करते हैं इनका फेयरिंग रिकवरी में भी एक रिसेंटली न्यूज़ आया कि ये लोग जो बोट बना के कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे बोट को रिटायर किया जा रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि आइडिया ये था कि फेयरिंग में बहुत ये लोग मेहनत कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा था, तो धीरे धीरे कर करके ये सब चीज़ कर लिए कि फेयरिंग धरती में गाइडेड तौर पर एंटर करता है, यानी कि अपना ये पैराफॉइल डिप्लॉय करेगा और उसको गाइड कर लेगा। तो वो तक सॉल्व हो चुका था, यानी कि जितना इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना था फेयरिंग पे, वो हो गया था। बात है फेयरिंग को ये समुद्र में नहीं उतारना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि फेयरिंग तुरंत खराब हो जाएगा, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चीज़ है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन समुद्र में सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्टी वाटर का एक इफेक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिडियोटिकली हाई करोजन, यानी कि हर चीज़ को वो करोड कर सकता है। तो इसीलिए लोग उसको नहीं, समुद्र के पानी में नहीं उतारना चाह रहे थे, तो उसके लिए बोट बनाया गया। ये बनाया, काम किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा, यानी कि इसका जो मतलब फाइनेंशियल इफिशिएंसी था वो उतना नहीं रहा। और हिसाब में ये रहा कि जब इतना बार इनका एटॉम्स फेल हो गया, तो और फेयरिंग जब रिकवरी कर चुके थे, तो इन्होंने ट्राई किया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई करने के लिए इन्होंने ये कर लिया कि भैया इनका सबसे बड़ा मिशन इनका खुद का है, यानी कि स्टारलिंक के लिए ही सबसे ज़्यादा फाल्कन 9 लॉन्च किया जा रहा है, तो क्यों ना एक बार ट्राई करें, क्योंकि रिस्क है, मतलब चांसेस है कि फेल हो सकता है, रॉकेट बूम हो सकता है फेयरिंग खराब होने के चलते, लेकिन एक रिस्क ले लेते हैं। तो रिस्क इन्होंने लिया, और सक्सेसफुली जब टेस्ट हो गया तो पता चल गया कि भैया ये जो समुद्र में लैंड कर रहा है वो भी इनके लिए काफ़ी है, काम करेगा। तो इनका हिसाब ये बना कि भैया स्टारलिंक तो हमारा अपना है, हम लोग को किसी को कन्विंस नहीं करना है, तो जितने भी नए पार्टनर्स आएंगे कि हमारा ये पेलोड भेजिए वो भेजिए, उनके लिए हम नया फेयरिंग बनाएंगे, और वो फेयरिंग को हम समुद्र में उतारेंगे, और समुद्र में उतारने के बाद हम डायरेक्ट अपना स्टारलिंक पे भरेगा। आप स्टारलिंक पे अगर कभी ध्यान देंगे तो उसमें साउंड इंसुलेशन वाला टाइल भी नहीं रहता, जो कि सबसे आसानी से खराब हो जाता है सी वाटर से, वो है ही नहीं खराब होने के लिए। तो स्पेसएक्स यही हिसाब लगाया कि ये बोट का जितना लॉजिस्टिक खर्चा होता है, और प्लस ये उतना सक्सेसफुल नहीं काम किया, मतलब कैप्चर रेट करीब कहा जाता है 20% के आसपास, तो इसीलिए इसको विदाई कर दी गई। तो यही समझ में आया कि जब स्पेसएक्स खुद से ही खुद का सारा चीज़ कर रहा है, तो फालतू का मतलब दूसरों को कन्विंस करने के लिए इतना महंगा बोट का खर्चा क्यों करे, और जो कि सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा है। तो शांति से ये लोग बोले भाई समुद्र में उतरने दो, हम लोग कर लेंगे, और जितने भी नए कस्टमर आएंगे बोलेंगे नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए, फेयरिंग चाहिए जो समुद्र में गया है, ठीक है हम आपके लिए नया फेयरिंग बना देंगे। तो ये तो हुआ फेयरिंग वाला डिपार्टमेंट, और एक जो अभी काफ़ी हाइप में है वो है बूस्टर कैचर के बारे में। तो यानी ये लोग हिसाब कर रहे हैं कि फाल्कन 9 बूस्टर जो होगा उसमें, फाल्कन 9 में बोल रहा हूँ, यानी फाल्कन फाल्कन क्यों बोल रहा हूँ, मतलब इसका स्टारशिप जो बूस्टर होगा इसमें लैंडिंग लेग्स नहीं होंगे, और ये शांति से हवा में कैच कर लिया जाएगा। तो आइडिया ये है इनका कि हवा में कैच कर लेना है, और इसमें लैंडिंग लेग्स का वजन हट जाएगा, और ये काफ़ी बड़ा बात होगा कि लैंडिंग लेग्स काफ़ी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त होता है, वजनी चीज़ होता है, उतना वजन अगर आप हटा देते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब बात बनता है कि कहाँ पे दूसरा इतना मजबूती है कि आप पकड़ सकें, सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ होता है आपके मतलब रॉकेट में, वो होता है थ्रस्ट पक, जो आपका जो इंजन का मेन लोड बर्दाश्त करता है, वो सबसे नीचे होता है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं जहाँ पे आपको वजन कैरी करने की कैपेसिटी मिले, ग्रिड फिन को इनको बनाना ही है, उनको इतना मजबूत होना चाहिए कि एरोडायनेमिक स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। तो ग्रिड फिन ऑलरेडी उतना स्ट्रांग है, तो इनका अभी करंट असम्पशन ये है कि ये ग्रिड फिन का इस्तेमाल करके ये पकड़ लेंगे। तो लॉन्च टावर जो होगा, यानी जिस टावर का मतलब जो सपोर्ट पे ये लॉन्च किया जाएगा, वही टावर इसको कैच करेगा। अब यहाँ पे समझिए ये है वेरी हाई रिस्क और लो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कि कितना चांसेस है ये सक्सेसफुली काम करे बहुत कम है। कारण ये
है कि नीचे सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और वहाँ पे आप लैंडिंग लेग्स नहीं लगा रहे, और आपका ग्रिपर जो है एक मैकेनिकल सिस्टम है, अगर वो फेल हो गया तो आपका लैंडिंग पैड जो है वो लटक जाएगा, कि वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपका बूस्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। बूस्टर अगर इंडिपेंडेंट रहता है यानी लेग से, मान लीजिए किसी कारण से आपका लैंडिंग पैड में कुछ हो गया, डिले हो गया, कोई और रॉकेट था जो, मतलब ये लोग हिसाब कर रहे हैं एरोप्लेन जैसा कि हम आज लॉन्च करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे, फिर लॉन्च कर, और ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग के लिए इनको करना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। तो उस केसेस में ऐसा इनफ्लेक्सिबिलिटी रखना कि नहीं आपका एकदम परफेक्ट सब चीज़ चले, तो ये थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैंने पहला इसे फेयरिंग रिकवरी वाला रखा कि कई बार स्पेसएक्स ऐसा ऊटपटांग चीज़ ट्राई करता है, कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी नहीं करता है। तो इसका ज़रूरी नहीं कि ये लोग मान लीजिए इस डिज़ाइन पे काम करते हैं, बना लेते हैं, कैप्चर भी कर लेते हैं, लेकिन यार बहुत इससे मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी है, बदल के कुछ दूसरा करें। तो मैं हैरान नहीं होने वाला हूँ कि कल को पता चले भाई शांति से लैंडिंग लग डाल दो, क्योंकि उससे पहले तो ये टावर का खर्चा कम हो जाएगा, और अगर ये लोग एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि कई सारे रॉकेट लॉन्च करेंगे तो खूब सारा टावर बनाना पड़ेगा, हर टावर में कैप्चरिंग स्टेशन डालेंगे भैया, इनका बूस्टर में ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है, और प्लस बूस्टर कहीं और भी लैंड करा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इसीलिए बूस्टर कैचर पे मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट चांस है कि सक्सेसफुल होगा उसका बहुत कम रखने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेसएक्स का अभी जो प्लान चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ आपको इसे सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।